अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंज रियल एस्टेट से। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के मुतालिक आपने रिसेंटली काफ़ी ख़बरें सुनी होंगी। इन्हीं सारी ख़बरों के जवाब में चौधरी मजीद साहब ने, जो उनके ओनर हैं फैसल टाउन ग्रुप के, उन्होंने एक एक्सप्लेनेटरी तकरीर की इस्लामाबाद चैम्बर एंड कॉमर्स में, और तकरीबन काफ़ी सारे जो इल्ज़ामात थे नैब की तरफ से लगाए गए, उन सारों का आंसर दिया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उन सारी जो पहले तो देखेंगे कि इल्ज़ामात क्या थे, और फिर सेकेंडली देखेंगे कि उनके जवाब क्या थे और जवाब कितने रेलिवेंट थे, और फाइनली हम ये देखेंगे कि ये सारे जो सवाल जवाब हो रहा है इससे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट उसमें की हुई है या सोच रहे थे या सोच रहे हैं अभी भी, तो इस सारे की इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। हम इन सब चीज़ों को आज रिव्यू करेंगे, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में किसी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ट्रेंड है। जो इस ट्रेंड को अगर आप समझ गए तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ भी कर लेंगे। तो इस आगे चलते हैं, और इंशाल्लाह हम इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम आपको तकरीबन सारी चीज़ों को समराइज़ इसमें कर देंगे जितनी भी इस वक्त हो रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो प्रॉब्लम्स थी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के साथ वो थी क्या, नैब ने किन चीज़ों के ऊपर क्या एलिगेशंस लगाई थी, और उनकी टोटल जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स थी वो थी क्या। सबसे पहले तो ये थी कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का, जैसे कि आपको मालूम ही है, LOP अप्रूव है, लेकिन उसको जो सेलिंग NOC होती है वो नहीं मिली थी। सो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 सेलिंग NOC लैक कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके उसने बहुत सारी फ़ाइल्स मार्केट में बेची हैं। अब कितनी फ़ाइल्स बेची हैं ये नैब की तरफ से अगर आप देखना चाहें तो नैब की तरफ से तो ये समझ आ रही है कि 120 अरब का तकरीबन सामान जो है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने वो सेल कर दिया। लेकिन फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अभी हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं इस मामले में। अच्छा, पहले हम सारी प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम एक ही दफ़ा इनके जो आंसर्स आए हैं चौधरी मजीद की साहब की तरफ से, उनको फिर हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, फैसल टाउन ने काफ़ी सारी सोसाइटीज़ को एक्वायर किया था, छोटी सोसाइटीज़ को उनसे लैंड लिया था। अब उन्हीं सोसाइटीज़ के अंदर कौन कौन सी शामिल हैं? गुलशले कश्मीर, दनियाल टाउन और अल हरम सिटी, एशिया हाउसिंग, और इसके अलावा काफ़ी सारी दीगर छोटी कॉलोनीज़ जो प्राइवेटली डेवलप लोग करते हैं और फिर सेल कर देते हैं, वो भी इसमें बहुत सारी शामिल थी। और ये सारा तकरीबन बहुत एक मुतफरिक लैंड था, मिसलेनियस लैंड था ये। तो इसके अंदर जो ज़मीन ख़रीदी गई थी उसकी एलिगेशंस ये, अब हम एलिगेशन देख रहे हैं नैब की, तो उसके अंदर सबसे बड़ी ये थी कि जो इफेक्टिव्स थे इन सोसाइटीज़ के, उनको पेमेंट्स पूरी नहीं हुई थी, तो दे वर नॉट कम्पनसेटेड, ठीक है, अप्रोप्रिएटली। दूसरी ये कि जो एलिगेशन है वो ये थी कि ये जो मर्जर हुआ था इन तमाम सोसाइटीज़ का, दैट वाज नॉट रेगुलेटेड, यानी कि ये किसी जगह से अप्रूव नहीं था ये मर्जर। अब पाकिस्तान में पहले भी इस तरह के मर्जर्स होते रहे हैं, बट ये फ़र्स्ट टाइम था कि इसके ऊपर एलिगेशंस आई हैं। एनीवे, नेक्स्ट देखते हैं कि अब अटक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है इसमें वो भी शामिल है, और अब फतेह जंग वाली जो लैंड का डिपार्टमेंट है वो भी शामिल है, और RDA भी शामिल है। यहाँ पे 3 पार्टीज़ हैं। उसका बैकग्राउंड ये है कि जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की लैंड है, बेसिकली ये इन तीनों कुछ आती है आपकी अटक के अंदर, अटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ फॉल करती है, और कुछ RDA के अंदर आती है। सो एक मिला जुला सा, क्योंकि बहुत बड़ा पैच ऑफ लैंड है, इतना छोटा सा नहीं है। और इसके अंदर ज़्यादातर जो आपका एरिया आ रहा है वो मूरत, एक बहुत बड़ा रकबा है, मौज़ा है, उसके अंदर आ रहा है। सो अटक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की भी ऑफ कोर्स के से होती है इसके अंदर, जब NOC जो रिलेटिव उसकी जितनी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स NOC के अंदर
शराकतदार होते हैं तभी एनओसी मिलती है, वो प्रूव करते हैं। तो सो इन दिस केस ऑफ फैसल टाउन फ़ेज़ 2 हम ये देखते हैं कि मूरत एक बहुत बड़ा मौज़ा है और वो अटक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर आता है। तो उनसे जब पूछा गया आरडीए की तरफ से, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बेसिकली जो ज़मीन है इट्स अ ग्रीन बेल्ट, ठीक है, और ये एग्रीकल्चर लैंड का यूज़ है। एक्चुअली ये एक ग्रीन बेल्ट के तौर पे यूज़ हो सकती है एंड इट्स यूज़ फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। इसका रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो यूज़ होना है दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ये उनकी तरफ से बात की गई। अब ये सारी मैं नैब वाली रिपोर्ट आपको सुना रहा हूँ। उसके बाद दूसरी जो इसका ये तो हो गया पर्पस ऑफ लैंड यूज़, ठीक है, वो उसके अप्रोप्रिएट नहीं था। हालांकि अगर वैसे मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी थी अब तक जो भी होती रही हैं, चलती रही हैं, उसमें आपका जो पर्पस ऑफ लैंड है दैट इज़ चेंजेबल, यानी कि वो पर्पस ऑफ लैंड कुछ भी हो आप उसको चेंज करवा सकते हैं एप्लीकेशन दे के एंड फिर उसको यूज़ भी कर सकते हैं, इसमें बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, नेस्पाक से तीसरे नंबर के ऊपर रिपोर्ट तलब की गई फ्रॉम द नैब। तो उन्होंने बताया कि फ़तेह जंग की क्योंकि हदूद भी इसमें शामिल हैं, तो उन्होंने ये बताया कि देयर इज़ ऑलरेडी अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़ जो कि इनफ हैं फॉर दी टोटल सप्लाई ऑफ प्लॉट्स। इतनी सप्लाई ऑफ प्लॉट्स ऑलरेडी है कि किसी और सोसाइटी की यहाँ पे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली देखी जाती हैं और उसके बाद ही एनओसी के ऊपर आया जाता है। सो दिस इज़ आल्सो थोड़ा सा यहाँ पे भी मसला था कि नेस्पाक की जो रिपोर्ट थी वो भी ऐसी थी कि उसके अंदर अभी फर्दर किसी सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स के फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी। तो दूसरा बड़ा जो नेस्पाक ने एक चीज़ बताई थी वो ये थी कि जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है इट कम्स ऑन अ लैंड जो कि डैम का इनकैचमेंट एरिया है। और डैम का इनकैचमेंट एरिया किस है, ये चहान डैम है बेसिकली, जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के बिल्कुल साथ है और इसी के साथ फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी भी है। तो बहुत बड़ा डैम है ये, कुछ छोटा सा नहीं है। और ये नेचुरल डैम है बेसिकली। तो इसमें जो पानी आता है बेसिकली वो सारा आपका साइडों से बहुत सारे इसके पाथवेज़ हैं और वो सारा वहाँ से जमा होके इकट्ठा होके फिर इसके अंदर डैम के अंदर फॉल करता है। तो बेसिकली इन कैचमेंट एरिया को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं और वहाँ पे कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं तो ऑफ कोर्स इट हैज़ रिपरकशंस, जैसे कि आप पहले देख चुके हैं पिछले साल कितने सैलाब वगैरह आए। तो वो इसी वजह से थे कि इन चीज़ों को रेगुलेट नहीं किया जा रहा था उस वक़्त तक। बट नाउ अब क्योंकि जो जितनी भी इदारे हैं वो इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लेने लगे हैं क्योंकि उसके अंदर काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं। सो दिस वाज आल्सो ए पॉइंट इन नैब्स रिपोर्ट कि ये सारा डैम इनकेचमेंट एरिया है, सो यहाँ पे फ्लड लाइकली है, सो यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती। अच्छा, अब टोटल मैंने आपको बता दिया 120 अरब का अकॉर्डिंग टू नैब जो है वो फाइल्स सेल आउट हुई हैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर। और अच्छा, बाकी फिर मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊं कि अगर आप टोटल में देखें ना जो स्टार्ट से सेलिंग हुई है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की अभी तक, तो शायद ये फ़िगर इतना ज़्यादा तो ना रीच कर सके, बट वो जो जनरल की स्टार्ट से फ़ाइलें सेल हुई थी और काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, तो वी एक्सपेक्ट के काफ़ी सारी अमाउंट उसके अंदर गई है। अच्छा, अब नैब ये जो सारी नैब की रिपोर्ट थी ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं इसको कि वो कह रहे हैं कि जी हम इसके ऊपर वर्क कर रहे थे और अब जाके ये कंप्लीट हुई है। सो अच्छा, एक ज़्यादा जो इसमें खैर काफ़ी लंबी है इसकी डिटेल्स हैं, लेकिन जो एक मेन पॉइंट और था वो ये था कि जो इफ़ेक्टिव्स थे इनकी जो पेरेंट सोसाइटीज़ हैं उनके जो यानी कि दनियाल टाउन एंड एवरीथिंग, उन सोसाइटीज़ के जो इफ़ेक्टिव्स थे उनसे जब फाइल्स ख़रीदी गई तो वो भी प्लांटेड तरीके से ख़रीदी गई। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने अपने डीलर्स को आगे किया और फिर उनसे परचेजिंग कराई और वो इतने कम कीमत में थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
सो दिस वाज आल्सो वन पॉइंट। ये सारी चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो एलिगेशंस नैब की तरफ से आए सामने। अच्छा, उसके बाद और एलिगेशंस क्या हैं कि आरडीए ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग और रटक डेवलपमेंट एंड टाउन प्लानिंग, तो उनके ये जितने भी इसके अंदर काफ़ी सारे अफसरान मुलविस थे जिन्होंने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की हेल्प की। कुछ अफसरान ने, सारों ने नहीं, कुछ ने हेल्प की और उनकी हेल्प की वजह से या उनकी समझ लें कि उनकी सारी इस चीज़ के अंदर उनकी जो स्कैंडल था उनके अंदर उनको हेल्प मिली और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने अपनी चीज़ों को आगे चलाया। तो ये भी एक पॉइंट था। अच्छा, अब इसके अंदर एक और भी प्रॉब्लम था और वो ये था कि जो बाउंड्रीज़ थी वो भी कोई इतनी ख़ास स्पेसिफाइड नहीं है, एग्जैक्ट बाउंड्रीज़ नहीं है कि कौन सी जो सोसाइटी है वो टीएमए में आ रही है और कौन सी जो है वो फतेह जंग में आ रही है। तो ये जो जुरिस्डिक्शंस का मामला था वो भी एक काफ़ी कंफ्यूजिंग है इसके अंदर। तो जो पेरेंट सोसाइटीज़ थी वो उनका जहाँ हाथ पड़ रहा था वो वहाँ से एनओसी ले रही थी। तो फिर अब जब FT2 के ऊपर बात आई तो उनकी एक जो लॉजिक थी वो टोटली डिफरेंट हो गई। तो ये चीज़ें ऐसे ही हैं, क्या किया जा सकता है इनके बारे में। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि अच्छा इसके अलावा MPCHS की B17 और E11 वाला आप जानते ही हैं, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पे मिस इरेगुलरिटीज़ उन्होंने कहा कि जी थी, फ़ंड्स की मिस एलोकेशन थी। लेकिन चौधरी मजीद साहब ने इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया एंड उसको अप्रिशिएट करना चाहिए वैसे कि जो प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं वो उनको लोगों को चीज़ें मिल गई हैं, सो उनका काम पूरा हो जाता है। वो फ़ंड्स को जिस तरह भी एलोकेट करें, इट डज़न्ट मैटर। तो अच्छा, अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे वीडियो का वो ये है कि चौधरी मजीद साहब का इसके बारे में रिस्पांस क्या था। अब चौधरी मजीद साहब का जो रिस्पांस था वो तो खैर काफ़ी लंबी तकरीर है और उसमें जाए बगैर मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगा। पहली तो ये थी, उन्होंने कहा कि जी 4 फरवरी को उनकी तकरीर थी और उन्होंने कहा जी कि 37 करोड़ जो है वो हमने सिर्फ टैक्स का दिया है 1 मंथ के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट को। सो उसके बाद ये कहा कि जी जो फैसिलिटीज़ हैं ताजर के लिए, क्योंकि वो ताजरों से ही खिताब कर रहे थे तो उनकी ज़रा बैकिंग जो थी वो भी ज़रूरी थी और उनके साथ हम आवाज़ होना वो भी ज़रूरी था। सो उन्होंने कहा कि कोई फैसिलिटीज़ नहीं है ताजर के लिए, सिर्फ टैक्स ही हैं। मेरे ख़्याल में ये ताजरों का काफ़ी पुराना नारा है, सो इट वाज़ नथिंग न्यू। और नैब को उन्होंने काफ़ी जो है वो क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने कहा कि नैब को मेरा चैलेंज है कि अगर कोई रियल केस है मेरे ऊपर तो वो सामने लेके आएँ, और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 अगर कोई वाकई ऐसी चीज़ कर रहा है और ऐसे ही कोई वाकई कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमें बताए। तो उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें बोगस हैं, इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास कोई हकीकत नहीं है इन सारी बातों में जो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। और उन्होंने कहा कि जी देख लें, हम हर बंदे को अपने पैसे जो है वो टाइम पे दे रहे हैं, चाहे वो हमारे सप्लाइज़ हों, सप्लायर यानी कि जो जिनसे रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे कि सरिये वाले हो गए, बजरी वाले हो गए, ईंटों वाले हो गए, सो ऑन, इवन के लैंड वाले भी उन्होंने कहा। तो वो जो है ना जितने भी हैं उनको पैसे हमने हमेशा टाइम पे दिए, ये चौधरी मजीद साहब का कहना था। और उसके अंदर हमारे 1 रुपया भी देने वाला नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि जी जो हमारे ऊपर न्यूज़पेपर के अंदर ये डिफेमेशन हुई है फ्रॉड की, कि हमने फ्रॉड किया और ये लोगों से पैसे लेके खा गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने वही चीज़ें दी हैं जो उनकी बनती थी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कि एक और जो एलिगेशन था वो ये था कि जो FIR बेसिकली जिस वजह से हुई थी वो ये थी कि जो STP है ना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आपका, वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, वो फैसल टाउन फ़ेज़ 1 में कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था। ये फैसल टाउन फ़ेज़ 1 की बात हो रही है, तो उसमें कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा जी कि वैसे RDA के किस
प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, और कि हमने अगर नहीं लगाया तो कोई प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, उसके बाद ग्रिड स्टेशन पे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो ग्रिड स्टेशन है वो अप्रूव भी नहीं था और हमने बनाया भी नहीं, यानी कि वो एलओपी में था ही नहीं। तो ये वैसे एक जस्टिफाइड बात है कि अगर वो था भी नहीं, अप्रूव एलओपी के अंदर नहीं था, तो एलओपी अप्रूव नहीं करना चाहिए था। अगर अप्रूव कर दिया और फिर अब देख रहे हैं कि उसके अंदर लैंड पे नहीं है, तो फिर उसके ऊपर करना कुछ बनता तो नहीं था। खैर, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी ये टैक्स तो ले लेते हैं, लेकिन वही जो महकमे हमारे वो हमें फिर उसके बाद तंग करना शुरू कर देते हैं, काम नहीं करने देते। फिर उन्होंने एक दूसरे कंट्रीज़ की एग्जांपल दी कि वो अपने लोगों को कितना फैसिलिटेट करते हैं, और कोई भी कंट्री जो है वो ऐसे लोगों को बुला लेता है, यानी कि हमारी बड़ी वैल्यू है, हम कहीं पे भी चले जाएं तो हम इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टर हमें हर कोई वेलकम करेगा। अच्छा, मैं इस पे कमेंट भी करना चाहूँगा कुछ, और वो ये है कि अच्छा लास्ट भी देख लेते हैं, पॉइंट रह गया कि गवर्नमेंट जो है, इदारे और सीडीए जो है, ये जितने भी इदारे हैं, इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया और इनकी लैक ऑफ डेवलपमेंट है और लैक ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये हमने ही काम किया, जो किया वो प्राइवेट लोगों ने किया है आके, अदर दैन दैट तो किसी ने इतना ख़ास काम नहीं किया। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर आप सामने रखें जो चौधरी मजीद साहब की इसमें थे, तो उन्होंने बेसिक जो पॉइंट्स थे काफ़ी सारे उनको मिस किया है, और उसमें जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, दोज पॉइंट्स विच वर रेलिवेंट टू द लैंड वो काफ़ी सारे मिस किए हैं। और इसके साथ साथ जैसे वो डैम के इनकैचमेंट एरिया वाला, वो बेसिकली आरडीए को भी उस वक्त तक पता नहीं था जब एलओपी अप्रूव हुआ था फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का, तो दैट वाज बिफोर, वो पहले अप्रूव हुआ था और उसके बाद फिर सैलाब आए थे, तो उसमें आरडीए का भी खैर कसूर नहीं है। ये फिर ऊपर से ही प्रेशर था कि तमाम सोसाइटीज़ को अब अलाइन किया जाए कि वो इस चीज़ के ऊपर आएँ कि जी अब से नेक्स्ट जो भी चीज़ें होंगी वो इस तरह की तरीके से होंगी कि डैम के साथ साथ जो है वो थोड़ा दूर दूर होके आपने बनाना है, बिल्कुल पास नहीं जाना। सो यहाँ पे वो मिसिंग था। फिर अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसिंग हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। फिर हम स्टार्ट से शुरू करते हैं कि इतने सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे तकरीबन चौधरी साहब ने मिस किए, उनका कोई जवाब नहीं दिया। तो जो 120 अरब की बात थी, उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ वही सेक्टर सेल किए हैं, जैसे सेक्टर ओ हो गया। अब आप सेलिंग में देखें कौन से सेक्टर आए हैं, तो उसमें सेक्टर ओ आया हुआ है, उसके कुछ, और वो भी सारे नहीं। लेकिन वो जो शुरू में जनरल वाली फ़ाइलें आई थी, वो अगर आप मिलाएं तो हम कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि वो फिर जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो उसके अराउंड कुछ नहीं तो 50 अरब के, इसके हाफ़ के अराउंड तो जाता ही है, अगर पूरा नहीं भी जाता तो। खैर, अब ये जितने बाकी इफेक्टिव्स वाला जो प्रॉब्लम था वो चौधरी साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। और कि किस तरीके से उनके जो, हाँ ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि इफेक्टिव्स जो थे वो अफेक्टेड सोसाइटीज़ के जो लोग थे, उनसे उनको फैसल टाउन ने तो उनके मालिकान को पैसे दिए। अब वो पैसे उन इफेक्टिव्स तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, दैट्स अनदर थिंग। अब वो फैसल टाउन का तो काम नहीं बनता कि वो उन तक पहुँचाए, वो तो उन मालिकान का बनता है। सो इंक्वायरी होनी चाहिए थी, तो उन लोगों की होनी चाहिए थी। सो इस चीज़ को उन्होंने उस तरह एड्रेस नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। और फिर देखा जाए तो एक्विजिशन के जो मामला है कि उन सोसाइटीज़ को एक्वायर करना किस तरीके से हुआ, फिर इसके अंदर बहुत सारी, मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ थीं जो लैंड एक्वायर करते वक्त थीं, लेकिन वो हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं, वो हमेशा से रही हैं। और यहाँ पे भी वो थी कि जैसे एक ज़मीन है वो कई लोगों के नाम होती है, तो फिर उसको जिस वक्त ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके अंदर अगर कोई मर गया है या बीच में से आधे लोग राज़ी नहीं हैं, तो वो एक डिफरेंट किस्म का पूरा एक मामला बन जाता है।
तो उसको स्पीड अप करने के लिए जो बड़े लैंड टेकर्स होते हैं, जो लैंड लेते हैं, वो बेसिकली उन चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए ऑफ कोर्स वहाँ पे थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं। सो इस केस में भी हुआ होगा, ऐसे तो चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा, अगली बात जो लैंड के यूज़ वाली है वो भी किसी हद तक ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप इस्लामाबाद से शुरू करें और एंड जहाँ तक हो रहा है बीच में आपको कहीं पे भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं मिलता है। लेकिन अब क्या ज़रूरी था कि वो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोगों की हो गई है वहीं पे एग्रीकल्चर लैंड बनना है? एग्रीकल्चर से तो उतनी, उस लैंड से वैसे भी उसकी जितनी वैल्यू बन गई है तो किसी ने एग्रीकल्चर के लिए तो वो रखना भी नहीं है। अब 5 लाख रुपए मरले के ऊपर कोई एग्रीकल्चर तो करने से रहा है, उस पर फसल कौन उगाएगा 5 लाख रुपए मरले के ऊपर? एक सेंस बनती है ना। कहीं पे अगर किसी ने करना ही है ज़रात तो वो ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे ज़मीन और सस्ती होगी, ताकि उसकी जो यील्ड है वो कम से कम इतनी हो कि वो उसका जो पर्पज़ ऑफ लैंड है वो उसके ओवरऑल वैल्यू को जस्टिफाई तो करे। सो दैट्स वन थिंग। अच्छा, आगे अब इसमें पॉइंट तो खैर बहुत सारे बनते हैं जिनके जवाब नहीं दिए चौधरी साहब ने, लेकिन ये सारे अगर एक्सप्लेन करके और अच्छे तरीके से लोगों वहाँ पे उसमें बता देते सारी अपनी स्पीच के अंदर तो काफ़ी अच्छा होता। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अच्छा, आगे अब हम चलते हैं और नेक्स्ट में हम यहाँ तक काफ़ी सम अप कर लिया हमने चीज़ों को। अब हम देखते हैं कि चौधरी मजीद साहब और मलक रियाज साहब जो हैं उनके साथ भी सिमिलर चेन ऑफ इवेंट्स हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद हुआ यही कि हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हुई देखी हैं। और देखें, जब ये चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर उस प्रोजेक्ट की जो मार्केट है वो भी ऑफ कोर्स के डाउन जाती है और लोग ही सफ़र करते हैं। आप जैसे, हम जैसे जो लोग हैं, छोटा तबका है जो वही सफ़र करता है, जो इन्वेस्टर होता है जिसकी फ़ाइल होती है उसके अंदर 1-2 फाइलों वाला 10 फाइलों वाला ही सफ़र करता है, मालिक तो कभी भी सफ़र नहीं करते। खैर, मलक रियाज की भी स्टोरी सिमिलर है। वहाँ पे भी बहुत सारी फ़ाइलें मार्केट में फ़्लोट होती थीं और बाकायदा बोलियां लगती थीं और रोज़ाना अप एंड डाउन किया जाता था, पंप एंड डंप किया जाता था। पहले पंप किया जाता है मार्केट को और उसके बाद फिर डंप कर दिया जाता है ताकि वो उसको दोबारा उसको परचेज़ किया जा सके। और ज़्यादातर जो इन सारी चीज़ों के अंदर लोग होते हैं वो भी सोसाइटी के मालिकान ही होते हैं, कोई और नहीं होता, कि किसी और का इतना बड़ा मकसद नहीं होता कि वो ये सारी चीज़ें करें। सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम भी नहीं है कि इन चीज़ों को रोका जा सके। इस चीज़ के ऊपर हम कुछ और सोसाइटीज़ को भी अनकवर करेंगे जल्दी और उसकी भी वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको अब हम जो है वो रैप अप करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये क्या है कि NOC टू सेल नहीं था चौधरी मजीद साहब के पास, तो उन्होंने सेलिंग क्यों की, ये एक बड़ा सवाल है। और ये बहुत सारी सोसाइटीज़ में स्टिल इट्स ऑन गोइंग, ठीक है। उसके ऊपर लेना चाहिए था, स्टैंस लेना चाहिए था नैब को, जो कि उन्होंने नहीं लिया। बैरियर टाउन जो है उसकी भी स्टोरीज़ न्यूज़पेपर की जीनत इसी तरीके से बनती रही हैं, जैसे आप फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बन रही हैं। तो आप क्या समझते हैं, मैं आपसे भी पूछूंगा, आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ऐसी आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट आपको क्या नज़र आ रहा है। आई थिंक मैंने जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं उसके बाद आपको भी काफ़ी सारा नॉलेज अब आ गया है और आपको भी पता चल रहा है कि चीज़ें किस साइड पे जा रही हैं। देयर इज़ अ गट फीलिंग कि क्या होने वाला है। तो ऑफ कोर्स के टॉप से ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट एंड एवरीथिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो फैसल टाउन के लिए बहुत मौजू नहीं जा रही हैं, मुझे ये नज़र आता है, मेरा अपनी एक गट फीलिंग है। तो मेरे ख़्याल में ये जो जितने भी रिस्पॉन्सेस थे चौधरी मजीद साहब के वो किसी हद तक जस्टिफाइड भी हैं, बट मोस्ट ऑफ देम हैड नो रिलेटिव इम्पैक्ट एंड विल हैव नो रिलेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंडीशन विच इज़ प्रिवेलिंग राइट नाउ। तो काफ़ी सारी जो उनकी बातें थीं वो ऐसे थीं कि जब इंसान अपने एक किसी खोल के अंदर रहता है तो उसको जैसी चीज़ें फ़ील हो रही होती हैं और नज़र आ रही होती हैं वो उन्हीं चीज़ों को बोलता है।
डिस्पाइट उनके जो या कहना चाहिए कि जो उन्होंने बातें की उसको अपोज करते हुए बहुत सारी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, और जो गवर्नमेंट भी जो है वो कोई इतनी भी फारिग नहीं है, इतनी भी ख़राब कारकर्दगी नहीं कर रही है कि वो आप उसको बिल्कुल ही सिरे से निकाल दें। जब आपके हक़ में चीज़ें जा रही थी फैसल हिल्स के टाइम पे, E11 के टाइम पे, B17 के टाइम पे, तब तो सब कुछ ठीक था, आपने कभी तकरीर नहीं किया क्या? लेकिन आज आप तकरीर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको ख़ुद यहाँ पे जो है वो ठेस पहुँची है। उन लोगों का क्या है जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, उन लोगों के ऊपर जब ठेस उनको पहुँचती है तो उस वक़्त आप क्यों सामने नहीं आते? ये सिर्फ़ चौधरी मजीद साहब नहीं, बाकी भी तमाम जितनी रियल इस्टेट के जो डेवलपर्स हैं उन सब के लिए एक पैगाम है, और उन सब के लिए एक मैसेज है कि वो सब इस चीज़ को ज़हन में रखें कि अगर वो हैं तो वो अपने क्लाइंट्स की वजह से, और चौधरी साहब अपने क्लाइंट्स के लिए बड़ा खड़े होते हैं। ये एक चीज़ सिर्फ़ वही करते हैं जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से अपने क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं और उनकी सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखते हैं। लेकिन अब जो ये वाली चीज़ें हैं, मैं साथ ये भी कहता चलूँ, वो उनके बस में नहीं है, जो उसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहूँगा कि चौधरी साहब ने जहाँ तक उनका ताल्लुक़ बनता था, उन्होंने क्लाइंट्स को मैक्सिमम अकोमोडेट किया है हर प्रोजेक्ट के अंदर, सिवाय फैसल रेजिडेंशिया के, जिसके आज भी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी हम गुस्से में नज़र आते हैं। लेकिन अदर दैन दैट चौधरी साहब ने अपने क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन को एट दी आटमोस्ट लेवल रखा है इन ऑल डीलर सोसाइटीज़। जितनी भी डीलर्स हैं उन सब के अंदर मेरे ख़्याल में सबसे अच्छी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन चौधरी मजीद साहब की है, और ये अप्रिशिएट करना चाहिए हमें इस चीज़ को। लेकिन एट द सेम टाइम जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, सोसाइटीज़ के बाहर जो हैं, उनके अंदर चौधरी साहब की इतनी नहीं चलनी। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट है, 100 चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स के ऊपर एक बर्डन आएगा वो हम आगे अभी से देख रहे हैं, और वो बर्डन जो है वो अब और ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वीडियो इंशाल्लाह हम फिर भी आगे चलती जाएगी हमारी सीरीज़, और हम और भी आपके साथ डिस्कशंस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज तक के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।